नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज भारत बंद था। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में इस बंद का अज्ञात लोगों ने आह्वान किया था। मतलब ऐसा कहा गया था कि भारत बंद है तो भारत बंद भी हुआ। लेकिन सुबह के कुछ ट्रैफिक जाम और छिटपुट प्रदर्शनों के अलावा कहीं बंद का कोई असर नहीं दिखा। पिछले हफ्ते रेल और रोड पर जो हिंसक प्रदर्शन और आगजनी दिख रही थी वो बिल्कुल थम गई। इस बीच थल सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और सेना की ओर से पहले ही ये चेतावनी जारी कर दी गई थी कि जो भी हिंसा आगजनी करते पाए जाएंगे वैसे लोगों को सेना में नौकरी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। सेना के इस ऐलान के बाद हिंसा आगजनी थम गई है, लेकिन राजनीतिक विरोध जारी है। ऊपर से नेताओं की ऐसी ऐसी बयानबाजियां आ रही हैं जिससे अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज पूरे दिन इस मुद्दे पर क्या हुआ। अग्निपथ योजना की 3 खबरें चर्चा में रहीं। एक तरफ अनजाने आह्वान पर कथित भारत बंद में ट्रैफिक जाम दिख रहा था, दूसरी तरफ अग्निपथ भर्ती स्कीम में थल सेना की ओर से पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया और उधर कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार अग्निपथ योजना के पीछे बीजेपी की मंशा को लेकर सवाल उठाते रहे। पहले भारत की बात कर लें तो बंद कुछ ऐसा था कि दिल्ली एनसीआर में जाम ही जाम नजर आया। दिल्ली के उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले बॉर्डर्स पर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग में सख्ती हो रही थी। भारत बंद की वजह से दिल्ली एनसीआर में तमाम जगह पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। फिलहाल मैं चिल्ला बॉर्डर के पास हूं और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लंबा ट्रैफिक जाम नजर आएगा। ये करीब 3 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम आपको नजर आ रहा होगा और ये ट्रैफिक जाम महामाया फ्लाईओवर से लेकर सीधे तौर पर चिल्ला बॉर्डर तक है। बाकी देश में जगह जगह भारत बंद के नाम पर छिटपुट प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर ट्रेनें रोकी गई, कुछ जगहों पर सड़कों पर प्रदर्शन हुए। लेकिन बिहार से केरल तक और बंगाल से कर्नाटक तक सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई उपद्रव नहीं हुआ। जबकि केरल के पुलिस चीफ ने प्रेस रिलीज निकाल दी। झारखंड के सीएम ने तो पूरे राज्य में स्कूलों तक की छुट्टी कर दी। फिर भी कहीं कोई हिंसक घटना नहीं हुई। इधर विपक्षी दल आंदोलन की बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे थे। दिल्ली में जंतर मंतर पर अहिंसक आंदोलन चल रहा था, तो उधर रांची में कांग्रेस के नेता भड़काऊ बातें कह रहे थे। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। कांग्रेस के उकसावे भड़कावे के बावजूद कहीं से किसी तरह की हिंसा और उपद्रव की तस्वीरें नहीं आई। एक दिन के अंदर हिंसक आंदोलन की आग अचानक कैसे बुझ गई और ये भारत बंद बुलाया किसने था, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। सोशल मीडिया पे भारत बंद के आयोजन की बातें चल रही थी। किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, क्योंकि हिंसा के पीछे सबका हाथ होता है। हिंसा का दाग कोई झेलना नहीं चाहता। सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए शुरुआती नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आने वाले 3 दिनों में नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। उस अधिसूचना के जारी होने से पहले सेना की ओर से साफ शब्दों में शर्तें समझा दी गई हैं कि उपद्रव किया तो अग्निवीर नहीं बन पाओगे। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा
प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। वैसे सेना की ओर से विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी, लेकिन अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद जिन सुधारों का वादा किया गया है उनमें ये सरकारी वादे हैं। इस साल की भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा में 2 साल की छूट का वादा किया गया है। रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण का वादा किया गया है। रक्षा क्षेत्र में 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% आरक्षण दिया जाने का भी वादा किया गया है। सीएपीएफ, असम राइफल्स की भर्तियों में 10% आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसके अलावा कई निजी वायदे भी हैं, लेकिन सरकार की कोशिशों और सेना के आधुनिकीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के बीच सियासी बयानबाजियां और परेशानी खड़ी कर रही हैं। इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आखिर नौजवानों को क्या समझते हैं? वो सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं, कपड़ा धोने वाले बनाना चाहते हैं। और भाजपा कार्यालय में कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं? वैसे सरकार ने कह दिया है कि अग्निपथ योजना रोल बैक नहीं होगी, क्योंकि सरकार कहने को इतना ही कह सकती है। दरअसल मामला पॉकेट का है। सरकार की जेब में इतनी रकम नहीं है कि रक्षा खर्च का आधा पैसा वेतन और पेंशन पर ही खर्च कर दे। आज तक ब्यूरो। अग्निपथ सबके सामने है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, युवाओं को बता रही है कि ये आपके कितने हक में है। तो युवाओं के लिए भी अग्निपथ का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, जब सीधे सीधे सेना प्रमुख की ओर से कह दिया गया है कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। इन सब के बीच भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आनंद माधव जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी त्यागी जी, फॉर्मर एमपी और चीफ जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। शक्ति यादव स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। केसी त्यागी साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, भारत बंद का आज मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन बीते 4-5 दिनों में बिहार जिस तरह से झुलसा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? और अब जब खुद सेना प्रमुख ने 2 टूक कह दिया है कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी, क्या स्टैंड है इसके बाद जेडीयू का? चित्रा जी, हमने पहले दिन से ही योजना को वापस लेने का आग्रह सरकार से नहीं किया था। जब छात्रों का, नौजवानों का आक्रोश सड़क पर फूटा तो हमने सरकार से कहा था कि इसकी समीक्षा करें और जो जो जेन्युइन पॉइंट सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने और आंदोलनकारियों ने उठाए हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। जहां तक कल के वक्तव्य का सवाल है, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम जयप्रकाश नारायण के मोमेंट में जब थे तो हम सब लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे और 2 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उनमें से 2 आईएफएस बने, एक बड़ा अधिकारी बना जिसका जिक्र करना ठीक नहीं है। तो जब उसका क्लियरेंस के लिए आया इंटेलिजेंस से, तो उनके पिताश्री इंदिरा जी के पास गए कि आप की ही सरकार के खिलाफ मेरा बेटा आंदोलन में रहा है, लेकिन अब वो नौकरी करना चाहता, उसको माफी मिलनी चाहिए, और इंदिरा जी ने उसको माफ कर दिया था। तो ये जो एटीट्यूड कल अधिकारी का था कि जो आंदोलन में शरीक होगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, इतना पर रखना चाहिए। जो तोड़फोड़ में शामिल होगा उसको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। और सर, जो आपकी और जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर त्यागी जी, आपको जानकारी होगी, तो अग्निवीरों ने सर बिहार में 4 दिनों में 700 करोड़ रुपए की संपत्ति का, रेलवे का नुकसान किया है। और आप इंदिरा गांधी का हवाला देकर यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार भी, जो भी उपद्रवी जिन्होंने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार उन युवाओं को माफ कर दे। जी, आपसे ये सवाल है। जी, ये आपका कंक्लूजन है जो आपने पहले से तैयार किया। आपने जो पहले से तैयार किया हुआ आपका कंक्लूजन है, आप वो ये है। मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कहा कि धरने प्रदर्शन में जो शामिल हैं उनके लिए मैंने कहा, जो तोड़फोड़ में शामिल हैं उनको भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। पूरी बात या तो सुन लीजिए या समझ लीजिए, मैंने नहीं कहा है।
अभी 1 मिनट पहले मैंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल हैं उनको नहीं किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अकेले बिहार को क्यों आप लेते हो? उत्तर प्रदेश में कम है, हरियाणा बॉर्डर देखिए, यूपी बॉर्डर देखिए, गुड़गांव बॉर्डर देखिए, लाखों की तादाद में जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं जॉब के लिए, सब बंद हैं। तो ये देशव्यापी समस्या अकेले बिहार की नहीं है। ये सही है कि बिहार का नौजवान और राज्यों के मुकाबले में ज्यादा आंदोलन की रुचि वाला रहा है पहले से, जब भी वहां कार्यक्रम होते हैं। लेकिन मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूं। जो विजय वर्गीस जैसे जो सीनियर लीडर हैं वो जब बयान देते हैं तो वो भी घी डालने का काम करते हैं अग्नि के अंदर। हमारे दफ्तर में जगह खाली। ठीक है साहब, आपने बड़ी बातें कही हैं और चुन चुन के आपने बीजेपी शासित राज्यों का हवाला भी दे दिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, ये बात तो अब जग जाहिर हो रही है कि जेडीयू और बीजेपी में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे वहां के नेताओं का बयान ले लें या फिर बहुत सारे मुद्दों पर आप लोगों में अलगाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हालांकि ये अलग विषय है कि आपकी वहां पर मिलीजुली साजिश सरकार चल रही है। इस सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर केसी त्यागी ने सवाल खड़े किए हैं आप लोगों के ऊपर। ये बात तो सच है कि अगर हम इस तरह का बयान अभी से देने लगेंगे तो उनको बड़ा ख्वाब दिखाने के बजाय हम ये बताएंगे कि तुमको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रख लिया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जदयू के साथ हमारी सरकार है। कई मुद्दों पर हमारा उनका नजरिया अलग होता है, परंतु इसका अर्थ किसी प्रकार से ये नहीं है कि हम किसी प्रकार के किसी टकराव या उस स्थिति में हैं। परंतु जो केसी त्यागी जी ने बात कही, वहां पे मैं एक बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। सेना ने जो कल कहा, इसमें कुछ भी नया नहीं कहा है। सेना या पुलिस में भर्ती होना हो तो ये एक अपरिहार्य आवश्यकता है, ये एक कंपल्सरी शर्त है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं विनम्रता से अभी कहना चाहूंगा कि तोड़फोड़ वाली गतिविधि तो अपने आप ही आपराधिक हो जाती है, उसमें तो आपराधिक मुकदमा लग जाता है, तो वैसे ही समस्या हो जाती है। यदि आप उसको राजनीतिक भी मानेंगे तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, क्या हम राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोगों को भी सेना में स्थान देना चाहेंगे? तो फिर हम कैसे दावा कर पाएंगे कि सेना पूरी तरीके से अपॉलिटिकल है, पूरी तरीके से प्रोफेशनल है? तो मेरे विचार से इसमें सेना के अधिकारियों ने सिर्फ उस बात को री एम्फेसिस किया था, यानी पुनः रेखांकित किया था। ये तो चयन की शर्तों में पहले से ही निहित था और मानी हुई बात है। सेना जो अनुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है, यदि कोई व्यक्ति इस सीमा तक उग्र आंदोलन में इन्वॉल्व हो तो कानूनी, यानी जो वैधानिक पक्ष को तो अलग रख दीजिए, नैतिक पक्ष बताइए कि क्या वो भारत की सेना में जाने लायक है? जबकि भारतीय सेना का अनुशासन पूरी दुनिया में सर्वाधिक सराहनीय है। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हमारा सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और जहां जहां हम रहे हैं वो भारतीय सेनाओं ने कहीं भी मानवाधिकार का तनिक भी उल्लंघन नहीं किया। इस बारे में यूएन के सराहना के तमाम पत्र हमारे यहां हैं। जब भी हमने युद्ध जीता है, हम ढाका में जीत के गए थे पर किसी भी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। हम पाकिस्तान के जिन इलाकों में एंटर कर गए थे 65 में, वहां कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना, और वह सेना जो आत्मसंयम और अनुशासन का दुनिया में एक उदाहरण है, क्या कोई व्यक्ति ये कहेगा कि इसके करने के बाद उसे स्थान मिलना चाहिए? तो वो नैतिक आधार खो देता है और कानूनी आधार। लेकिन तुषार, 10 लोगों की बात तो नहीं है ना सुधांशु त्रिवेदी जी। एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे युवाओं की जिन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उनको समझा पाने में उस तरह से कामयाबी आपको नहीं मिल रही है। यही कारण है कि अब बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि बड़े बड़े पॉइंटर्स उठाइए और लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। उनको और उनके सवालों को एड्रेस करना सुधांशु जी आप लोगों की जिम्मेदारी है। चित्रा जी, अब जो अपेक्षा की जा रही है वो ये नहीं की जा रही है, ये अपेक्षा की जा रही है कि उनके लिए कानून में ढील दी जाए। मतलब एक कड़ा नियम है पुलिस और सेना में, और खासकर सेना में भर्ती के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन में सहभागिता नहीं होनी चाहिए। तो आज ये अपेक्षा की जा रही है कि उस कानून में ढील दे दी जाए। और फिर मैं यह भी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, जिन बच्चों को भी इस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया गया, क्या उन बच्चों ने वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, उसकी शर्तें पढ़ी? और फाइनली सेना जो तय करती है वही फाइनल होता है।
अब अगर आप सेना में जाएंगे और आप कहेंगे मेरा मत ये है, मेरा मत वो है, तो सेना में तो किंतु परंतु का स्कोप नहीं होता। वहां तो ये होता है कि बाहर गोली चल रही है, यदि एक व्यक्ति से कहा गया जाएंगे, वो कहता है यस सर, और वो व्यक्ति यदि शहीद हो गया, दूसरे से कहा जाता है जाएंगे, तो कहता है यस सर। वहां पे ये नहीं होता जी मेरा विचार ये है कि मुझे लग रहा है यह उचित है या अनुचित है। ये तो सेना के स्थापित अनुशासन, लेकिन वो सेना में जाने के बाद होता है। कह रहा हूं जो सेना के पहले जो युवा सड़कों पर थे उनको समझाना आपका काम था। और यहां पर एक बात का और जिक्र आपकी ओर से बार बार किया जा रहा है कि दिग्भ्रमित युवा जो इस आंदोलन का तथाकथित हिस्सा बन गए, तो उनके खिलाफ भी अगर मामला हो जाएगा तो सेना के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में फिर उनका नाम सामने आएगा और फिर उनको एंट्री सबसे शुरुआती दौर में ही नहीं मिलेगी। मैं आऊंगी सवाल का जवाब लेने, लेकिन आनंद माधव जी, सेना जैसे वक्त की जरूरत बता रही है, सेना के अधिकारी खुद ही सामने आकर बता रहे हैं कि कितना जरूरी है अग्निपथ जैसी योजना हिंदुस्तान की फौज के लिए, उसको कांग्रेस पार्टी नकारने में क्यों लगी हुई है? देखिए, ऐसा है कि सेना का आप जो है ठेकाकरण नहीं कर सकते हैं, और ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये 4 साल के बाद जो इनकी स्थिति होगी, मात्र 25% को रखेंगे, 75% को आप नहीं रखेंगे। 75% के लिए आप कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और किसके आश्वासन में कितना भरोसा किया जाए जब बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई हो गई है, और उन बेरोजगारों को लेके अभी जो स्थिति बनी हुई है, लगातार आपने कहा कि हम इतने नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 3 करोड़ नौकरी देंगे, और ये करेंगे वो करेंगे, तो वो संख्या मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कोविड में और भी परेशान हुए। आपने 3 साल से वैकेंसीज नहीं निकाली हैं जो सेना की वैकेंसीज है, और अचानक फिर कहते हैं कि हम जो है 10 लाख को भर्ती करेंगे, वो फेज वाइज करेंगे, पहले साल 46,000 करेंगे और उनको हम सिर्फ 4 साल के रखेंगे। जिस समय युवा लगभग नौकरी ढूंढते हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप देखिए भारत में, उस समय ये जो है रिटायर हो जाएंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, वो संतुष्ट नहीं है इस चीज से। जो बातें कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही कांग्रेस को, आपको लग रहा है कांग्रेस को समझ में आने की कोई बात नहीं है, कांग्रेस का समझ में आने की बात, कांग्रेस जो है जनता की बात कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप ठेकाकरण मत कीजिए, 4 साल के बाद सेना आप समाज का सैन्यकरण करने जा रहे हैं। क्या दिया गया है? अग्निपथ वापस नहीं होगा, सुना ना? नहीं, ऐसा है कि किसान बिल भी उन्होंने कहा था नहीं वापस होगा, वापस नहीं वापस होगा। और आज जो ये भारत बंद था ये शांतिपूर्वक बीता है। इसका मतलब हम लोगों ने सामने आकर जो ये बातें कही हैं कि अगर कोई भी लिप्त पाया जाता है हिंसक गतिविधियों में, उसकी एंट्री नहीं होगी, हलफनामा लिखकर देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन तो पहले भी होता था, कोई नई बात तो नहीं, वेरिफिकेशन पहले ही होता था। नहीं, आनंद माधव जी, आज शांति रही ना, इस बात की तो तारीफ करेंगे आप। कम से कम आज बिना किसी संगठन के जो भारत बंद बुलाया गया था, जिसको आप लोगों ने भी समर्थन दे दिया था, हालांकि भारत परसों बुलाया गया था, कल नहीं बुलाया गया था। किसने बुलाया था भारत बंद? किसने बुलाया था? भारत ने समर्थन, सबने समर्थन दिया था इसका, बुलाया किसने? सारे विपक्षी दलों ने इसका समर्थन दिया, सारे विपक्षी दलों ने इसको बुलाया था। भारत बंद था, सारे विपक्षी दलों ने इसका किया था। या विपक्षियों का था, या फिर आपको लग रहा है कि छात्रों के संगठन का था? नहीं, इसमें विपक्षी थे और जो बेरोजगार हैं उन लोगों ने भी कहा था। किसका था? अगर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है भारत बंद का, भारत बंद किसका था? देखिए, भारत बंद का सबसे पहले बिहार बंद का अनाउंसमेंट हुआ था जो राजद की तरफ से। यही तो बात है ना, किसी को पता ही नहीं है। आरजेडी तो भारत बंद नहीं बुलाएगी ना। बिहार बंद की बात की थी, उसके बाद बाकी दल भी सामने में आए। कांग्रेस ने कहा कि हम इसको पूरे राज्य देश के स्तर पर भारत बंद की शुरुआत किसने की? किसने आह्वान किया कि भारत बंद रहेगा? देखिए, भारत बंद रहेगा ये आह्वान ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है महत्वपूर्ण ये कि कॉज क्या है, किसने किया गया, ये भी है कि सेना के अधिकारी जो बातें कह रहे हैं उस पर राजनीति नहीं की जाए, बहती गंगा में हाथ धुलने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इसके पहले सेना के अधिकारी कब इन सब मुद्दों पे आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? ये बताए। वेरिफिकेशन सेना में, वेरिफिकेशन सेना में कोई पहली बार नहीं हुआ, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं वहां भी वेरिफिकेशन पहले होते हैं। लेकिन आंदोलनकारियों को आप मना नहीं कर सकते, तोड़फोड़ करने वाले को आप मना कर सकते हैं, लेकिन आप आंदोलनकारियों को नहीं कर सकते। उनका अधिकार है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उनको आना चाहिए, उनको अपनी बातों को कहना चाहिए। आपके और हमारे घर के बच्चों को छोड़ दीजिए, जो बच्चे छोटे मिडिल क्लास फैमिली के हैं उनका दरवाजा बंद हो जाएगा। जिस राजनीतिक मंशा के तहत अलग अलग जगहों पर आंदोलन की जा रही है उनको जगह नहीं मिलेगी। नहीं, यहाँ पे कोई राजनीतिक मंशा नहीं, यहाँ पे लोगों को सोचना ये होगा कि क्यों नहीं समझाते आप लोग बच्चों को? पूरे समाज का सैनिकरण हो जाएगा। इस पर कभी सोचा है आपने? सोचा है जो रेजिमेंटल व्यवस्था इतने सालों से था वो बर्बाद हो जाएगा? आपने सोचा है कि सेवा में क्यों जाता है? सेवा में लोग नौकरी में क्यों जाते हैं? मत करें, ये कोई कहने की बात है, मत करें। अधिक तो नौकरी नहीं है और एक मिल रहा है तो आप कह रहे हैं मत करें। आप उसको, आपके पास सर्विस कमीशन तो था ही,
माधव जी, नहीं, 6 नौकरी महीने और की सेना में नौकरी अलग अलग 6 महीने की ट्रेनिंग में आप क्या देना चाहते हैं उसको? सेना की नौकरी और आम नौकरी को एक साथ जोड़कर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की बातें बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने की ट्रेनिंग में आप जो है सेना तैयार कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी जो तत्व हमारे सामने में आए हैं, हमने बार बार इस बात, हम लोगों ने कभी भी अहिंसा का, ये हिंसा का समर्थन नहीं किया है। हम लोगों ने बार बार इस बात कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। आंदोलनकारी जो रथ हैं उनको तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो तोड़फोड़ में शामिल थे उनको नहीं मिलना चाहिए। जब सब लोग आह्वान कर रहे हैं कि तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, तो तोड़फोड़ कैसे हो जाती है? यही तो बड़ा सवाल है ना। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इनकी बातों पर रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, मैं पहली बात मैं आनंद माधव जी की बात पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि बार बार सेना को सिर्फ रोजगार से जोड़ना, ये सेना के सैनिकों के शौर्य और आत्म बलिदान की भावना का अपमान है। वो आपको जब मिले तो आप लड्डू लूटिए उस पे, मान्यवर, और हम लोग जब प्रश्न आदमी उठाए तो वहां आप पे उस पे हमको समझाने के लिए आ जाए। वहां जाकर जब यही बैठा है ना, होता नहीं, है आपको सीमा के समझना होगा ऊपर, इस बात तो वो को, चंद हजार सुधांशु रुपए जी। के लिए नहीं बैठा होता है। और देखिए, आप अपने टर्न पे बोलिए, मैं अपने टर्न पे बोल रहा था, मैंने किसी के में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। दर्शकों को भी बेहतर समझ में आता अपना अपना व्यू। दूसरी बात, आपने ठेकाकरण की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले इस देश में एक विचित्र प्रकार का ठेकाकरण था। हम चंद्रयान बना सकते थे मगर फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे। हम बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, हम इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे, ताकि ठेके पे खरीदी जाती रहे एसॉल्ट राइफल, ठेके पे खरीदे जाते रहे जहाज। तो मोदी जी ने आकर आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की। मतलब हम राइफल नहीं बना सकते थे, तो किसी के गले के नीचे नहीं उतरने वाली चीज। हम पिस्टल नहीं बना सकते थे, किसी के नीचे गले के नहीं उतरने वाली चीज थी, इसलिए हमने किया। और अंतिम बात कह दूं, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। मान्यवर, आज ही आपके नेता ने इतना घटिया और दुर्दांत बयान दिया है, सुबोध कांत सहाय जी ने, जिन्होंने कि सीधे प्रधानमंत्री जी की हत्या की कामना करी। और एक हफ्ता पहले नागपुर में आपके नेता शेख हुसैन ने बोला था। फिर आप कहते हैं कि हम हिंसा की बात नहीं करते। आर पार करके सड़क पे आ जाओ। दिसंबर 2019 में सीए के समय सोनिया गांधी जी बोल चुकी हैं। मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये 2014 के चुनाव में बोल चुके हैं। तो जब आप कहते हैं हम हिंसा समर्थन नहीं करते हैं, तो मेरे विचार से देश के प्रबुद्ध नागरिकों को सब चीज ध्यान आती है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए ये कौन सा बयान है नहीं, जिसको 2014 से कहीं ज्यादा वोट और सीटें मिलती हैं 2019 में? ऐसा है कि बहुत कांग्रेस अभद्रता के लिए इतनी जगह क्यों है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल अभद्रता के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये शब्द उन्होंने जो अगर प्रयोग किया तो उनका ये व्यक्तिगत अपने सर, ये व्यक्तिगत क्या होता है? ये तो मतलब गलत बात है। हम लोग व्यक्तिगत क्या होता है? आपके ही नेता है ना, तानाशाही के खिलाफ है, और एक नेता हम लोग तो गलत चीजों के खिलाफ है, लेकिन प्रधानमंत्री वो पूरे देश के, ये बौखलाहट है क्या किसी तरह की? कोई अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करे, उसके पक्ष में हम लोग नहीं है। कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले नेता को लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। समर्थन करिए या नहीं करिए, आप ये बताइए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेता के खिलाफ? सत्याग्रह की बात करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेता के खिलाफ? आनंद माधव जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेता के खिलाफ? ये कौन सी भाषा है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की मौत की कामना करता है? अभी स्पष्ट रूप से आ गया है बयान, और ये कहा गया है कि हम इस बयान से हम अपने आप को अलग करते हैं, और ये भी कहा गया है, ये बिल्कुल ये भी कहा गया है कि हम प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनके खिलाफ में कोई भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हम लोग गांधीवादी सिद्धांतों में तभी रुकेगी ना जब इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो। हुआ है, पहले भी कार्रवाई हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पहले भी कार्रवाई हुआ है। शर्मिंदा है इसके बयान पर आप? तो पहले भी कार्रवाई हुई है। हम लोगों ने कहा कि उस बयान से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। अलग करने से कुछ नहीं होता है ना। अगर आपके मंच पर खड़े होकर इस तरह की अभद्रता, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी का हम लोग विरोध करते हैं, और इस तरह की टिप्पणी को कहीं भी हमारे यहाँ स्थान नहीं है, क्योंकि हम लोग गांधीवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। शांतिपूर्ण ही सब कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण। जल्दी सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ, आरजेडी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से सुधांशु। नहीं, जो मैं आनंद माधव जी की सिर्फ एक पंक्ति बोलता हूं। आपने कार्रवाई की है, हमें अच्छी तरह याद है। 2014 में जब इमरान मसूद ने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तब वो कांग्रेस का सदस्य नहीं था। मगर जाके कोई दर्शक चेक कर ले, अगले दिन राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए गए और बोटी बोटी काटने वाले, बयान देने वाले को कोटि कोटि नमन करके लाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सम्मानित उपाध्यक्ष बना लिया। आपके द्वारा की गई कार्रवाई सबने देखी।
और ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या, आपको तो खोलकर बोलना चाहिए ना माधव साहब, लेकिन आप बच रहे हैं। आपको तो खोलकर बोलना चाहिए। कैसे बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। वो मंच आपका था जहां से खड़े होकर बोलते हैं केसी त्यागी जी, मैं फौरन इस पर आपका भी बयान दूंगी। 80 से अधिक बार प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा चुकी है। लेकिन उसके पहले शक्ति यादव जी सीधे आपके पास आते हुए 80 से अधिक बार गाली दी जा चुकी है। चूंकि बार बार बीजेपी के नेताओं का इशारा आरजेडी की ओर भी है कि अगर बहुत बड़ा नुकसान बिहार में हुआ है उपद्रव और हिंसा में अग्निपथ को लेकर, तो उसके पीछे आरजेडी भी है। आज भारत बंद था, आज हर जगह शांति छाई रही। चित्रा जी, सबसे पहले इशारा होना और यथार्थ दोनों में अंतर है। आप इशारा किसी पे, सरकार किसकी यहाँ है? इंटेलिजेंस कहाँ था? अगर कोई तत्व ने उपद्रव किया, आरपीएफ कहां था भाई? आप राताराती 10 नेताओं को, विवादित बोलने वाले नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा दे देते हैं और राताराती सबको ऐसे लोगों को बांट देते हैं जिनका चेहरा भी बिहार की जनता नहीं पहचानती हो। तो आपका इंटेलिजेंस उस समय क्या कर रहा था? आपने सीआरपीएफ का पूरी डिप्लॉयमेंट बिहार के प्रत्येक जिलों में उन जगहों पर की जहां आपका अब दफ्तर है। एक तरफ अग्निवीरों के सवाल पर आप ये कह रहे हैं कि हम उनको पेंशन नहीं देंगे, लेकिन सरकारी खजाने से व्यय होगा आपके दफ्तरों की रक्षा के लिए, आपके उन नेताओं की रक्षा के लिए जो नेता छोड़ दें, मतलब आग लगने दें। चेहरे भी अच्छे से नहीं, शक्ति यादव जी, उनके बीजेपी नेताओं पर अराजक तत्व। एक सेकंड सर, सुनिए ना शक्ति यादव जी, किसकी सरकार है? कौन सरकार है? हाँ, पूछ लूंगी मैं केसी त्यागी जी से इसका जवाब। लेकिन बीजेपी के दफ्तरों में अगर आग लगा दी जाए, तोड़फोड़ की जाए, बीजेपी के नेताओं को टारगेट करके मारा जाए, तो बीजेपी क्या करे? छोड़ दे कि जाओ तुम। आप सुन ले चित्रा जी सुन तो लीजिए। हमने कहा उन घटनाओं की निंदा की, हमने कहा ये कार्रवाई कतई स्वीकार नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार आपकी है। जिन तत्वों ने उपद्रव किया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैंने आइडेंटिफाई किया है 100 लोगों को, लेकिन एफआईआर आपने अनोन किया। क्यों? क्या उन शहरों में आपके लोग भी थे क्या? हमने कोई कार्रवाई करने से मना किया उन उपद्रवी तत्वों को? लेकिन आपको इंटेलिजेंस क्या कर रहा था पता नहीं था? ये कौन लोग थे जो इस तरह से उपद्रव किए? आपकी कार्रवाई आपके लिए है, लेकिन आपका रैपिड एक्शन फोर्स चुपचाप बैठा क्यों रहा? लेकिन ऐसे किसी एकाएक पता चल गया नेताओं को, ठीक है आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात कर दी, 2 डिप्टी सीएम की बात कर दी, लेकिन उन लोगों पर पूरे आपको सीमांचल के इलाके में एक भी घटना नहीं घटी, लेकिन उधर के लोगों को भी आपने। हमारा साफ मत यह है कि आप जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन जिन कारणों से हुआ उसको सरकार को समझाने का नैतिक हक बनता था, इसलिए कि सरकार आप चला रहे थे, 700 करोड़ की संपत्ति को जलाकर खाक कर देता है। आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का शक्ति यादव जी? एक बात चित्रा, 700 करोड़ की रेलवे की संपत्ति को नुकसान का मतलब समझ रहे हैं आप? 10 नई ट्रेनें बिहार को मिल सकती थी एक ऐसे वक्त में जब बिहार को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि नीति आयोग के बहुत सारे आंकड़ों में बिहार निचले स्तर पर है। आप लोगों का इस तरह का बयान क्या नहीं लग रहा है कि भड़काने का काम करेगा और ज्यादा? चित्रा जी नहीं, आप उंगली डाल करके हमसे वो बात मत बुलवाइए जो बात हमने कही नहीं है। हमने कहा उपद्रवी चाहे जो भी हो स्वीकार नहीं हो सकता। ये सरकार, ये देश की संपत्ति है, सबकी संपत्ति है। किया ना ये कहते हुए है तो सबकी नुकसान हुआ है। ठीक किया ना ये चेतावनी देकर कि जो भी उपद्रवी होंगे, हिंसा में शामिल होंगे, उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं, अग्निवीर में भर्ती उनकी नहीं होगी। ये ठीक किया ना सेना ने? चित्रा जी अल्टीमेटम दीजिएगा कि आपको भर्ती हम नहीं करेंगे तो वो युवा जो 60% जो आज जिनके तकदीर कहीं न कहीं आज अधर में फंस रहे हैं, तो वो आपको भी बैठा देंगे बाहर, जो आप सत्ता में बैठे हैं। ये लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है। हम किसी भी तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है जो व्यक्ति रिटायर है, जो भारत सरकार में मंत्री है, जो अपनी उम्र के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे 62 के बाद, वह व्यक्ति इन बातों को कह रहा है 4 वर्ष की उम्र के सवाल। चलिए ठीक है, पहले केसी त्यागी जी आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार किसकी है? इतना उपद्रव हिंसा हुआ, आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कह रहा था? उसके बाद में फौरन आशुतोष वर्मा जी आपके पास आऊंगी। केसी त्यागी जी, बीजेपी के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनके दफ्तरों को जला दिया गया, वहां की पुलिस, वहां का शासन, वहां की सरकार क्या कर रही थी? सरकार संवेदनशीलता के साथ कई हजार लोगों पर मुकदमे दर्ज कर चुकी है, कई सौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और हम भी सार्वजनिक जीवन में पिछले 45-50 साल से हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, आज भी हुई हैं, कल भी होंगी।
लेकिन सरकार ने किसी तरह की ढील नहीं रखी है। लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर हमला होगा, प्रदेश अध्यक्ष पर हमला होगा, पार्टी के दफ्तर पर हमला होगा, तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठेगी। और शक्ति जी वहां पर टोटल समन्वय है। ये कहकर के आप हमारे दलों के बीच में विभाजन रेखा खींचने का असफल प्रयास ना करें कि मंत्री बीजेपी के अलग हैं, जेडीयू के अलग हैं। सरकार संयुक्त रूप से काम कर रही है। और ऐसा इतना कहना पर कोई बिल्कुल ठीक कहा मेरे मित्र सुधांशु जी ने, कई सवालों पर हम लोगों की राय अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा के नेताओं के प्रति को दुर्भाव न हो। हम कई सवाल पर अलग राय रखते हैं। इस सवाल पर भी हमारी राय है कि संवाद होना चाहिए। मैं चित्रा जी से बहुत विनम्र पूर्वक तरीके से कहा, मैं और अपने मित्र सुधांशु जी से कह रहा हूं, कुछ इश्यूज हैं वो एड्रेस होने चाहिए ताकि शक्ति यादव जी को और अराजक तत्वों को मौका ना मिले। और मैं शक्ति जी एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं किसान आंदोलन का समर्थक रहा हूं, चित्रा जी भी गवाह हैं और आप भी गवाह हैं। उसमें हिंसा नामात्र हुई थी, इसलिए उस आंदोलन की उम्र इतनी लंबी हो गई थी कि 1 साल चला। इसकी बुनियादी हिंसा से हुई है। ये आंदोलन 2 या 3 दिन के बाद दम तोड़ देगा। और जो जेन्युइन सवाल उन बेचारे बेरोजगारों ने उठाए थे वो भी इस हिंसा की आग की लपेट में खत्म हो जाएंगे। कुछ चीजें थी, जैसे चित्रा जी 19 और 20 के बीच में जो सिलेक्टिव प्रोसेस शुरू हुआ था वो कोविड की वजह से समाप्त हो गया। हम चाहते हैं कि नए लड़कों पर जो अब नई भर्ती होगी इनकी उन पर ये लागू नहीं होना चाहिए। ऐसी कई एज रिलैक्सेशन है 2 साल का, ये कम है। तो ऐसे सवालों को एड्रेस करना, इस योजना का विरोध करना नहीं है। और जेडीयू इज ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि हम इसके वापस करने के समर्थक नहीं है। हमने कुछ सुझाव दिए हैं, ये सुझाव इस आंदोलनकारी जेन्युइन लड़कों से निकले हैं, हिंसावादियों से नहीं, जिन्होंने हमको भी अप्रोच किया है कि 35% का कर दीजिए जॉब रिजर्वेशन। 4 साल के बाद जब नौकरी इनका छूटेगी और दूसरा रीइंडेक्शन होगा, उसमें भी अगर ये चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये काउंट रहेगा। पेंशन का उन लोगों ने, मेडिकल सर्विसेज का उनका मांग है। उन लोगों ने ऐलान किया है कि जो बच्चे वहां से निकल कर आएंगे उनको राज्यों में 10%, 15 अपने अपने हिसाब से नौकरी दी जाएगी। बिहार सरकार पर सभी की नजर है, आप लोगों की ओर से अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। हम भी तैयार कर रहे हैं, हम भी अनाउंस करेंगे। हमें भी दर्द है, हमें भी तकलीफ है। लेकिन इसको लेकर के सरकार पलट दो, इसको लेकर के सरकार के तख्ते पलट दो, इन सब चीजों के हम पक्षधर नहीं है। हम खुद शक्ति जी आप लोगों के साथ भी रहे 40-50 साल आंदोलन में। ये भाषा हमने, माफ करना, कभी इंदिरा जी के लिए नहीं बोली। हम तो जेल में रहे, इमरजेंसी में, लंबी जेल में 2 साल से ज्यादा। तो इंदिरा जी की लंबी मृत्यु की नहीं, उनकी पराजय की कामना हमने करी थी। लिहाजा जो भाषा आज इस्तेमाल हो रही है हम उसको अप्रूव नहीं करते। आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। जो मेरे मित्र सुबोध कांत साहब जी और हम दोनों जनता पार्टी जनता दल में रहे हैं और वो स्टेट होम मिनिस्टर रह चुके हैं इस देश के, और मुफ्ती जी के इस्तीफे के बाद बाकायदा फुल फ्लैज होम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो क्या किसी देश के पूर्व गृह मंत्री को ये वक्तव्य देना चाहिए? बिल्कुल, सार्वजनिक तौर पर, बिल्कुल, वो भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में। और ऐसी तो लंबी फहरिस्त है, हम लोगों को रखना चाहिए। और ऐसी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, वो रोकते क्यों नहीं? लेकिन मैं आशुतोष फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक सवाल और केसी त्यागी जी, मुझे पता है कि आप और सुधांशु जी व्यक्तिगत टिप्पणी में और इस तरह की चीजों में भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आप ही के नेताओं की ओर से बयान सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है बीजेपी जेडीयू में तनातनी है, उसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ा है, वो बयान में पढ़ देती हूं। संजय जायसवाल जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है सर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और अगर ऐसी स्थिति रही तो यह ठीक नहीं होगा। वो चेतावनी देते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं। उसके बाद आपके ललन सिंह की ओर से जेडीयू का बयान सामने आता है, नीतीश अच्छे से चला रहे हैं और ये संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आगे भी बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही जाती हैं। संजय जायसवाल की ओर से फिर उस पर पलटवार किया जाता है। तो आप ही के नेताओं में बिहार में अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, आप आम लोगों को कैसे समझाएंगे? नेशनल टीवी पर बैठकर तो आप लोग आराम से कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सुलझा लिया गया, ये वो, लेकिन आप अपने प्रदेश के नेताओं को तो देखिए, उनके भीतर किस तरह की जुबानी जंग चल रही है। केसी त्यागी साहब, देखिए, ये
संजय जायसवाल जी का जो वक्तव्य था वो जिस शैली में था उससे लगता था जैसे बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस जैसे सक्षमता के साथ काम नहीं कर रही है। उस पर उनका बयान था। आज सब लोगों के फिर मेल मिलाप के बयान आ चुके हैं, सब चीज बिल्कुल ठीक है। और मैंने फिर आपसे कहा, और सुधांशु जी गवाह हैं इस बात के, हम कई सवालों पे लोकसभा में विरोध करते हैं। हम एक पार्टी नहीं है, हम एक विचार की भी पार्टी नहीं है। वी आर द पार्टी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वो अपने रूट्स की ओर जाते हैं, हम अपने रूट्स की ओर जाते हैं। लेकिन गुड गवर्नेंस ऑन बिहार, इन बिहार के सवाल पर हम ऐसे हैं जैसे फेविकोल से चिपक जाते हैं। 2004 से हम दोनों पार्टियां फेविकोल से चिपकी हुई हैं और वहां के विकास के लिए, वहां गुड गवर्नेंस के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। छोटी मोटी चीजें होती हैं, उसको हमारे और सुधांशु जी के मन में कोई खराबी नहीं है। दूसरा चित्रा जी मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, ठीक है। अब मैं जरा आशुतोष वर्मा जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ कुछ समय के लिए आया था। जी जी, ठीक है। लेकिन अभी भी नजर टिकी हुई आरजेडी की कि आप लोगों की जो खटपट चल रही है उसका फायदा उसको मिल सकता है। लेकिन आशुतोष वर्मा, मैं सीधे आपके पास आते हुए, तो सेना की ओर से ही कह दिया गया है योजना वापस नहीं होगी, तो क्या ये माना जाए कि अब वक्त आ गया है जब छात्रों को हम समझाएं कि भैया तैयारी करो आगे की, उपद्रव या इस तरह की हिंसा में इन्वॉल्व मत हो वरना आपका ही नुकसान हो सकता है, और विपक्ष की भी भूमिका इसमें बड़ी होनी चाहिए। आशुतोष वर्मा जी। चित्रा जी, देखिए, विपक्ष की भूमिका हर समय रहती है और पिछले 8 सालों में इस देश में जो भी हो रहा है उसके पीछे विपक्ष का नाम लिया जा रहा है। और आज भी आप पूछ रहे हैं विपक्ष समझाता क्यों नहीं है। एक बात बार बार समझ में नहीं आती, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकार है वो ऐसा क्यों संवादहीनता रखती है कि जब बड़े फैसले देती है तो देश के जिसके लिए फैसले ले रही है वो उसको समझा नहीं पा रही है। जब सीए का मसला लेके आए तो मुसलमानों को समझा नहीं पाए, जब नोटबंदी का लेके आए तो अर्थशास्त्रियों को समझा नहीं पाए, जब कृषि कानून को लेके आए तब किसानों को समझा नहीं पाए, और आज अग्निपथ लेके आए हैं तो युवाओं को समझा नहीं पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। मुझे लगता है ये संवादहीनता होती ही क्यों देश में, और अगर विपक्ष की जिम्मेदारी है तो उससे कहीं ज्यादा सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। 543 आज भारत बंद का आह्वान था, मुख्य चेहरा कौन है? सरकार, एक सेकंड सर, सरकार बुलाकर किससे संवाद करे? भारत बंद का नेतृत्व किसने किया है जिसको बुलाकर उसको समझाया जाए कि भैया आप शांति रखिए, ये फायदे में है, ये नुकसान में है, या उनके सुझावों को शामिल किया जाए? बताता हूं। हाँ। देखिए चित्रा जी, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो पन्ना प्रमुख तक बनाती है। इनके पास 543 सांसदों में सबसे ज्यादा सांसद इनके पास में है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि इनको 3 सेना अध्यक्षों को प्रेस वार्ता करनी पड़ गई? भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डिफेंस मामले में सरकार को हटके, पीछे से हटके सेना अध्यक्षों को संवाद करने पड़ के एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। हमारे देश में ऐसी स्थितियां आने की नौबत क्यों आती है? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले यह पूछा जाए कि ये आपने रोजगार के लिए किया है, ये सेना के लिए? आप ही के साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले यहां पे ताज ठोक ठोक के बोला था कि कौन है जो 17 साल में नौकरी देता है, कौन है जो 17 साल में नौकरी देता है? हम दे रहे हैं। आज कह रहे हैं सेना नौकरी के लिए नहीं है। तो पहले अपने वक्तव्य सही करिए। सेना को आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बना रखा है। सेना में जो अदम्य वीर और साहस की बात होती थी वो कहां चली गई? 4 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी करवा रहे हैं आप। 4 साल क्यों करा? देखिए, आपकी स्कीम की विरोध नहीं है, आपकी मंशाओं पे विरोध है। अगर इसी स्कीम को बच्चे कह क्या रही हैं कि हमको कम से कम 15 साल के लिए कर दो। अरे 15 साल नहीं, 5 साल कर दो। 4 साल की हाइपोथेसिस कहां से लेके आए? उसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। ये चाहते नहीं है कि 4 साल से ऊपर नौकरी हो पाए। 5 साल हो जाता तो क्या हो जाता? 5 साल बिल्कुल हो जाता तो क्या हो जाता? बताता हूं। सेना के अंदर अगर आप 15 साल तक नौकरी करते हैं तो आप पेंशनेबल पूर्व सैनिक होते हैं। ठीक है। और अगर 5 साल करते हैं तो आपको पूर्व सैनिक लगाने का आपको अधिकार मिलता है। और जिसके साथ 3 अधिकार आपको और मिलते हैं। पहला, अगर आप 5 साल की नौकरी कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएटी का अधिकार मिलता है।
जो कि साफ साफ इन्होंने मना कर दिया कि ग्रेजुटी नहीं देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसा बचाने का तरीका अख्तियार कर लिया है, या पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन दूसरी तरफ से वो कान पकड़ रही है। सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन 2 लाइन में जल्दी से आशुतोष जी। अरे भारत बंद में, एक सेकेंड सर, वो किसको बुलाए सरकार? उनको तो भेजिए आप, किसको बुलाए सरकार और बातचीत करे? नहीं, किसको बुलाए सरकार? क्यों ये सांसद विधायक जी किसके लिए चुने गए हैं? अरे सांसद विधायक अपने ही सांसद विधायकों को बुलाकर बात करेगी, आम जनता कैसे सुनेगी? वो कहेगी कि किसको बुलाए? विपक्षी दलों को बुलाए, विपक्षी दलों को बुलाए। एक बार भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विपक्षी दल क्या समझाएगा सर आम लोगों को, आप कह रहे हैं? नहीं, विपक्षी दलों को आपने कॉन्फिडेंस में लिया क्या? विपक्षी दल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। पहली बात की विपक्षी दल को आपने भरोसे में नहीं लिया, ठीक है। दूसरा कि आप काम दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है सेना के लिए, इसीलिए रेगुलर भर्ती को आपको बंद करना पड़ा है। सिंह कह रहे हैं कि ये मूर्खतापूर्ण कदम है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि पैसा बचाइए, लेकिन जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी, 5 साल वाला महत्वपूर्ण बात आपने उठाया यहाँ पर मुद्दा, एक बार जवाब ले लीजिए। 5 सेकंड 5 साल वाली बात, साल में 5 साल अगर पूर्व सैनिक हो जाता है, सुधांशु जी 2 सेकंड, सुधांशु जी आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, 2 सेकंड। 5 साल के साथ उसको सीएसडी कैंटीन की आजीवन सदस्यता मिलती है, जिसमें तेल साबुन घर का मिलता है। 5 साल में उसको कमांड हॉस्पिटल में मिलती है, और साथ में राज्य सरकारों में 5 से 10% शायद नहीं होता। पूर्व सैनिकों के बहुत बड़े हिस्से में कहा है। हाँ, मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुझे लगता था आशुतोष वर्मा जी एक ऐसी पार्टी के हैं जिसके संस्थापक अध्यक्ष भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो कम से कम इनके द्वारा दिए गए वक्तव्य में सेना अधिकारियों के बयान का सम्मान होगा, परंतु इन्होंने उसमें राजनीति करते हुए कहा सेना को आगे कर दिया। इससे पहले कभी हुआ है मान्यवर? जब सेना ने बयान दिया तब आपने राजनीति की है। सर्जिकल स्ट्राइक के समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बयान दिया था, तब आप लोग सबूत मांगने वालों में थे। जब बालाकोट हुआ था तो एयरफोर्स चीफ ने जाके बोला था, तब आप लोग ये कह रहे थे 3 मरे की 30 मरे, पेड़ गिरे की बिल्डिंग गिरी, और कौवे मरे की आदमी मरे। इस ढंग के वाहियात बयान दिए गए थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले 7 साल का होता था, अब 7 साल में समस्या क्या थी आपको बताता हूं। 2 वर्ष की ट्रेनिंग होती थी, 7 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, यानी 9 वर्ष में यदि कोई व्यक्ति 18, 19 या 20 में एंट्री करेगा तो 28 साल की जो उम्र होती है उसकी नौकरी पाने की, वो समाप्त हो जाती। अब उसके पास एक्स सर्विसमैन और ग्रेजुएटी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। अब उसे एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी में दूसरी जगह जाना है। जब हम 17.5 में शुरू करके 4 साल में दे रहे हैं, तो अगर इनिशियल में हुआ तो 21 में बाहर है, अगर वो लेट से लेट इंटर किया तो भी वो 25 में बाहर है, यानी 3 वर्ष से 4 वर्ष, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय उसके पास है दूसरी जगहों पर जॉब में जाने के लिए। ये तो हुई जॉब की बात। और पुनः आपने जो ये बात कही, हमने ये कहा कि सेना में जो लोग जाते हैं वो एक उत्कट भावना से जाते हैं, जॉब एक सेकेंडरी चीज है। और आप तेल साबुन और इस प्रकार की चीजों को भी लाने का प्रयास किए, या अपने आप में मैं दुखद मानता हूं। और दूसरी एक बात नहीं है, चित्रा जी मुझे जवाब देने दीजिएगा। 2019 के बाद एक विचित्र स्थिति इस देश में बनी है। ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनका कोई नेता ही नहीं होता है। सीएनआरसी में चलिए, आप केंद्र सरकार को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नेगोशिएटर नियुक्त किए थे, कोई बात करने को आया ही नहीं। और उन नेताओं के प्रतिनिधि टीवी डिबेट पे चित्रा जी बैठ के खूब आपको बहस करते नजर आए। किसान आंदोलनों में भी प्रतिनिधि नजर आए, जब बात करनी हो तो ये हम तो सब हैं, आके बात नहीं होगी। आज यहां पर भी वही नजर आ रहा है। इससे नजर आता है कि स्वतः स्फूर्त हैं या कहीं के द्वारा इनके अंदर उपद्रव की आपूर्ति की जा रही है, और इस कारण से इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। मान्यवर, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप संवाद की बात करते हैं, संवाद तब होता है जो संवाद करने के बारे में विचार रखा जाए या इच्छा रखा जाए। यदि सेना का सम्मान रखते हैं तो मैं अभी आपसे ईमानदारी से कहता हूं, कम से कम पूर्ववर्ती बयानों के लिए माफी मांग ली जाए आज। जिन्होंने ये कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के ऊपर हमने जो बयान दिए थे, सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा था, जिन्होंने कहा था आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट समाप्त कर देना चाहिए, आतंकवाद के मुकदमे चलने चाहिए, इनके ऊपर ये सब कुछ विड्रॉ कर लीजिए, तब हम माने ईमानदारी। देना होगा तो क्या देंगे, क्योंकि अब तो साफ हो चुका है, सेना ने ही कह दिया है नहीं वापस होगी स्कीम। क्या देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित सरकार सिर्फ आदेश थोपित करती है, और वो एक बार भी सुझाव लेने को तैयार नहीं। ये कभी भी सजाने, चाहे उन्होंने कृषि कानून की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे आधार की हो, चाहे लैंड एक्विजिशन हो, ये बात नहीं करते। अभी वक्त की कमी है ना, एक सुझाव क्या देंगे? बताया कि नहीं, सुझाव ये है कि इस पे एक पुनर्विचार, आप बैठिए, एक बैठक कराइए, सारे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाइए और सुझाव लीजिए। क्या आप सहमत हैं केसी त्यागी जी से? बात है। हाँ, केसी त्यागी साहब, क्या आप सहमत हैं?
कि पुनर्विचार करते हुए बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं मैं जिसको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए छात्रों के मद्देनजर। चित्रा जी, मैं अपने प्रारंभिक संबोधन में जो मैं कहा था मैं उसी पर हूं। हमने इस कानून को वापस लेने की कभी हिमायत नहीं की। यद्यपि जो ग्रीवांसेस हैं उस पर सरकार को खुले दिमाग से वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज मैंने आपको बताई। मैं तो 1 दर्जन और भी लिख करके लाया हूं जो मैं किसी समय पर सुझाव में दूंगा, लेकिन संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। वो लोकतंत्र के लिए अच्छा शुभ लक्षण नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार जब जब भी आरोप लगे हैं उसने इन सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, चाहे 3 कृषि कानून थे, चाहे और भी सवाल थे। लिहाजा ये संवादहीनता नहीं बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि सरकार संवादहीनता की स्थिति नहीं रखेगी और छात्रों के मन में जिस भी तरह के सवाल चल रहे हैं उन सवालों का जवाब आगे आने वाले वक्त में जरूर दिया जाएगा, क्योंकि वो छात्र हैं, इस देश का भविष्य हैं, उनकी बातों को सुना जाना बेहद जरूरी है। आज दंगल का हमारा सवाल था, आंदोलन के बहाने हिंसा आगजनी करने वालों को नौकरी क्या नहीं मिलनी चाहिए? आपके जो जवाब मिले हैं 78% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 22% लोगों का जवाब नहीं में है। अब आगे इस पूरे मामले में सरकार की ओर से किस तरह से अपने कदम बढ़ाए जाते हैं? आज शांतिपूर्वक भारत बंद रहा, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कहीं कोई इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश तो नहीं करे। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन तमाम बातों का उम्मीद यही कि सरकार रखेगी ध्यान। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।